हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन टेक्निकल स्टडी में आज हम लोग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपको यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज इसी टाइप के यानी कि वो ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो कि आप जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं कि ऐसा किस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए कि जो हमारे एग्ज़ाम में हमको एग्ज़ाम में मिल जाए और वो हम क्वेश्चन करके आएँ ताकि 100% आप सक्सेस हों। तो इसके लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा है। अभी और ढेर सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी कैन मेजर, यानी कि मेगर ऐसा किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो दिए हुए ऑप्शनों में से क्या मेजर कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, दूसरा लो रेजिस्टेंस, तीसरा हाई करंट और डी ऑप्शन है आपका हाई वोल्टेज। तो इनमें से आप बताइए, आपके पास समय है, अभी आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। जी बिल्कुल, आपका आंसर होगा मेगर इज हाई रेजिस्टेंस, यानी कि मेगर जो है हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, मेजर करता है। तो मेगर को यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा आंसर। क्लियर। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, हाई रेजिस्टेंस किस बीच में आता है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, यह आपको बताना है कि लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस किस किस रेंज में आते हैं। आपकी नॉलेज के लिए एक और हम बात करें, मेगर की जो स्पीड होती है, मेगर की स्पीड यह रखी जाती है 160 आरपीएम। मेगर किस स्पीड से चलाया जाता है, 160 आरपीएम। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, पूछा जाता है कि मेगर की स्पीड क्या हो सकती है। तो मेगर की स्पीड हो सकती है 160 आरपीएम। और यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस आंसर होगा, यानी कि मेगर के थ्रू हाई रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 पोल डीसी मशीन है मैग्नेटिक सर्किट, यानी एक 4 पोल की डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट जैसे कि यहाँ पे अभी आपके ऑप्शन हैं 2, 8, 4 एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपका ये पोल हो गया, 4 पोल की डीसी मशीन हम लोग ले लें, ये आर्मेचर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका योक हो गया। तो यहाँ से यह ध्यान रखिएगा, एन एकदम बिल्कुल सामने सामने एन और एस होता है। तो यहाँ से देखिए, एक मैग्नेटिक सर्किट आपकी ये बनती है, दूसरी मैग्नेटिक सर्किट आपकी यह बनती है, तीसरी मैग्नेटिक सर्किट आपकी यह बनती है और चौथी मैग्नेटिक सर्किट आपकी यह बनती है। तो यानी कि जितने पोल उतने मैग्नेटिक सर्किट। तो अब आप बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल, 4 पोल की आपकी डीसी मशीन है। जब 4 पोल की डीसी मशीन है तो 4 मैग्नेटिक सर्किट होगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी कि 4 आंसर होगा। अब आप हमें यह बताएंगे, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन यह पूछना चाहता हूँ कि पोल किस मटेरियल का बना होता है। पोल किस मटेरियल का बना होता है। आप पोल मटेरियल का नाम बताएंगे, पोल मटेरियल का नाम आप बताएंगे कि आप पोल किस मटेरियल का बनाया जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, द बर्डन ऑफ सीटी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि सीटी ट्रांसफार्मर किस में बताई जाती है। सीटी ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, आपको यह बताना है कि सीटी ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है। और आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वीए, सी ऑप्शन है रेटेड सेकेंडरी करंट, यानी सेकेंडरी करंट की रेटिंग बताती है, डी ऑप्शन है वोल्टेज रेटिंग ऑफ सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी की वोल्टेज रेटिंग बताती है। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा, ज़रा आप लोग देखिए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हो सकता है।
जी, इसका आंसर बी होगा, यानी कि VA, यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी की रेटिंग जो होती है VA में होती है, या फिर इसको KVA में भी कह सकते हैं, या फिर MVA में भी हो सकता है। अब आप बताएंगे, मैं आपसे यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन होगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हम हर क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, और आपको ध्यान में रखना है, आपके जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन के आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज, यानी कि इंटरनल वायरिंग की सबसे सस्ती विधि है। अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा कि सबसे सस्ती विधि इंटरनल वायरिंग की कौन सी है? पहला ऑप्शन है क्लीट वायरिंग, दूसरा ऑप्शन है केसिंग केपिंग वायरिंग, तीसरा ऑप्शन है CTS और TRS वायरिंग, चौथा है कंड्यूट वायरिंग। यानी कि इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में से सबसे सस्ती वायरिंग की इंटरनल वायरिंग की विधि कौन सी है? आप बताइए, आपको समय देता हूँ। जी बिल्कुल, इसका आंसर क्लीट वायरिंग होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्लीट वायरिंग, यानी क्लीट वायरिंग दिए हुए ऑप्शनों में से सबसे सस्ती विधि है इंटरनल वायरिंग की। अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूंगा, CTS और TRS का फुल फॉर्म, CTS और TRS का फुल फॉर्म क्या होगा? CTS और TRS का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करंट इन 8 ओम रजिस्टर इज, यानी 8 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट चल रही है? यानी कि आपका ये 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 12 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो यानी इस 8 ओम के रजिस्टेंस में कितनी करंट चल रही है पूछा जा रहा है। जबकि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4.8 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, 1.5 एम्पियर एंड डी ऑप्शन है आपका 1.2 एम्पियर। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करके देखिए इसका कितना आंसर आता है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले टोटल करंट I ज्ञात करनी पड़ेगी। टोटल करंट I कितनी होगी? तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज ज्ञात होना चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात होना चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में हैं? 12 और 8 ओम किस में है? सीरीज में है। तो 12 या 8 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि यहाँ पे ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 12 या 8 20 ओम, यानी कि इस तरह से आपका रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये 20 ओम हो गया, और ये भी आपका 20 ओम है। यानी कि 20 ओम के रेजिस्टेंस जो हैं 48 वोल्ट के अक्रॉस में लगे हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका ज़रा देखिए। तो यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 R2 इंटू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो यानी कि कितना हो गया? 20 गुणित 20, 20 गुणित 20 बटे के 20 प्लस 20 बराबर 40, 20 एक कम 20, 20 दूना के 40, 2 एक कम 2 10। यानी कि आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। तो टोटल करंट कितनी चलेगी ज़रा बताइए? टोटल करंट I इक्वल टू कितनी चलेगी? I इक्वल टू V/R। तो V कितना है? 48 अपान R कितना है? 48 अपान 10 इज इक्वल टू 4.8, यानी कि 4.8 एम्पियर की टोटल करंट चलेगी। तो अब यहाँ से देखेंगे आपको 4.8, वैसे तो आप करंट डिवाइडर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जब करंट यहाँ पे 4.8 एम्पियर की आ रही है तो यह करंट 2 भाग में डिवाइड हो रही है, एक इधर और एक इधर। जो यह करंट इधर से जा रही है वही करंट आपके इस रजिस्टेंस से होते हुए 8 ओम के रजिस्टेंस में जा रही है। यानी कि इधर वाली करंट चूँकि 12 और 8 20, यानी कि यह भी रजिस्टेंस और यह भी रजिस्टेंस, टोटल ये रजिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसमें और इसमें आधी करंट जाएगी। यानी कि इसका मतलब है 4.8 की आधी कितनी होगी? तो 4.8 की आधी होगी 2.4। तो 2.4 एम्पियर की करंट 12 ओम और 8 ओम दोनों में जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। आंसर होगा आपका 2.4 एम्पियर। आपका क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा 2.4 एम्पियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेस्ला इज सेम एज, यानी टेस्ला किसके बराबर है, जिसमें से आपका ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैराड प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनमें से दिए हुए में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, तो ज़रा इसको देख के बताइए आप लोग। टेस्ला किस चीज़ की यूनिट है, टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, यानी फ्लक्स डेंसिटी बी की यूनिट है। टेस्ला किसकी यूनिट है, फ्लक्स डेंसिटी बी की। बी इक्वल टू क्या होता है, π/a होता है, जहाँ पे ए फ्लक्स है और ए क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी फाई फ्लक्स है, ए एरिया है, मीटर एरिया है, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका, और टेस्ला की वेबर की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। यानी कि आपका जो टेस्ला है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यह दोनों इक्वल हैं। तो टेस्ला किसके बराबर हुआ, ज़रा देख कर बताइए। ये जी बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बी आंसर होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी P7 है, ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि एक 4 पोल 3 फेज की इंडक्शन मोटर रन्स एट 440 RPM, यानी कि 1440 RPM की स्पीड से चल रही है ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई, 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे। यानी कि एक 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 1440 RPM की स्पीड से चल रही है। तो फाइंड द स्लिप स्पीड, यानी कि स्लिप स्पीड ज्ञात करना है। तो स्लिप स्पीड आपको ज्ञात करना है, जिसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2940 RPM, 1500 RPM, 1400 RPM और 60 RPM। तो आप जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो स्लिप क्या होती है, तो स्लिप आपकी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का डिफरेंस होता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर है। तो स्लिप, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपको 1440 दिया हुआ है, रोटर की स्पीड 1440 दिया हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड यदि आपको पता चल जाए तो आपको स्लिप पता चल सकती है। तो इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड कैसे ज्ञात करें, तो NS = 120 F/P। तो 120 F फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की दी हुई है, 50 हर्ट्ज। बता के पोलों की संख्या कितना दिया हुआ है, 4 पोल दिए हुए हैं, 4 4 एकम 4 4 3 12 30 3 5 15 1500 RPM। यानी कि आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है यह 1500 RPM आई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 1500 में से 1440 माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि कितना आंसर आएगा आपको ज़रा बताओ, देखिए 60 RPM बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा 60 RPM, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी सही है। अब हम यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि परिभाषा आप बताएंगे स्लिप क्या होती है, स्लिप की परिभाषा, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ स्लिप। आपका P8 है, रोटेशनल लॉसेज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि रोटेशनल लॉसेज की क्या होता है, यानी किससे किससे मिलकर रोटेशनल लॉस बनता है, यानी रोटेशनल लॉस क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेज, यानी मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेज है, कि मैग्नेटिक एंड कॉपर लॉसेज है, कि मैकेनिकल एंड कॉपर लॉसेज है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बता के जल्दी से देख के बताइए कि कौन सा आंसर होगा, आप बताइए जल्दी से जी। मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेज, यानी कि रोटेशनल लॉसेज मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेज होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक लॉसेज और मैकेनिकल लॉसेज जो होता है यह रोटेशनल लॉसेज के नाम से जाना जाता है। तो अब मैग्नेटिक लॉसेज और मैकेनिकल लॉसेज, मैंने लॉसेज पढ़ाया है, लॉसेज में बताया कि मैग्नेटिक लॉसेज क्या होता है और मैकेनिकल लॉसेज क्या होता है, आप वहाँ पे ध्यान जाके देख लीजिएगा। और वैसे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैग्नेटिक लॉसेज क्या होता है, यानी कि क्या क्या मिलके मैग्नेटिक लॉसेज बनते हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक लॉसेज और मैकेनिकल लॉसेज मिलके आपका रोटेशनल लॉसेज होता है। P9 है, एन एक्टिव एलिमेंट इन सर्किट इज
सर्किट में एक्टिव एलिमेंट क्या है, दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है। करंट सोर्स पहला ऑप्शन है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा कैपेसिटर है, चौथा इंडक्टर है। तो यानी कि करंट सोर्स, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपका करंट सोर्स। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पैसिव एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट एनर्जी को जनरेट करे, जो एलिमेंट एनर्जी को जनरेट करे वह एक्टिव एलिमेंट होता है, और जो एलिमेंट एनर्जी को स्टोर करे या डिसिपिएट करे तो वह पैसिव एलिमेंट होता है। आपका रजिस्टर जो होता है यह एनर्जी को डिसिपिएट करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है यह एनर्जी को स्टोर करता है। तो आपको मैं यहाँ से आपसे, यानी कि आपका आंसर होगा इसके लिए क्या होगा, आंसर आपका करंट सोर्स होगा। अब मैं आपको एक आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन यह है कि कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करते हैं, आप बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन यह कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं, यानी कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। आपको बताना है कि इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है P10 है, एन बाइलेटरल एलिमेंट इज। दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि बाइलेटरल एलिमेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है इंडक्टर और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट है, तो बिल्कुल रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीनों बाइलेटरल एलिमेंट हैं, यानी कि वे एलिमेंट जो दोनों तरह से, दोनों दिशाओं में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएं, वे बाइलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है P11, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टर्मिनल ए बी इज, यानी ए बी टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। आपका कैपेसिटर लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये भी 2 माइक्रोफैरड का हो। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2 फैरड, 5 फैरड, सॉरी फैरड में दिए हुए हैं सारे ऑप्शन, और आपका ऑप्शन है 2 फैरड, 5 फैरड, 1.2 फैरड, 0.5 फैरड। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ज़रा जल्दी से आप लोग हल करके सॉल्व करके दिखाइए। तो ये दोनों आप यहाँ से देखिए, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, C = C1 C2 अपान C1 + C2। तो यानी कि आपका एक कैपेसिटर है 2 और दूसरा भी 2, तो यानी 2 फैरड × 2 फैरड 0.224, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 2, यानी कि 1 फैरड। आपका सीरीज में लगे ये दोनों कैपेसिटर जो है कितने फैरड के हुए, 1 फैरड के हुए। तो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटर किस तरह से, आपका रिजल्टेंट सर्किट किस प्रकार से बनती है, आपकी रिजल्टेंट सर्किट इस प्रकार से कुछ बनती है। आपका ये ऑलरेडी 1 फैरड दिया हुआ है, अभी आपने इसको सॉल्व किया, अभी 1 फैरड आया, और आपका ये दिया हुआ है ए और बी, यानी ये ए बी के क्रॉस कितना फैरड होगा। अब ये दोनों फैरड पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जब दोनों फैरड पैरेलल में जुड़े हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सी क्या होता है, C1 + C2। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 फैरड + 1 फैरड = 2 फैरड। तो यानी कि रिजल्टेंट कैपेसिटर ए बी के क्रॉस कितना होगा, 2 फैरड। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा 2 फैरड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन P12 है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टर्मिनल ए बी इज। ए बी टर्मिनल के इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है 4 हेनरी, 16 हेनरी, 8 हेनरी और 6 हेनरी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 हेनरी एंड 4 हेनरी, यानी 4 हेनरी किस में, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंडक्टेंस जो होगा यह होगा
L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 हेनरी। अब आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे सर्किट भी बना सकते हैं, इस तरह से आप बना लीजिए सर्किट। अब आपकी सर्किट कुछ इस तरह से बनती है, 8 हेनरी ऑलरेडी दिया हुआ है और ये भी आपका 8 हेनरी है। ए बी के क्रॉस अब रिजल्टेंट इंडक्टेंस क्या होगा अब बताइए। तो 8 हेनरी और यह 8 हेनरी पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल के लिए जो इंडक्टेंस होता है वह L होता है L1 इंटू L2 अपान L1 प्लस L2। तो यहाँ से कितना होगा देखिए 8 इंटू 8 अपान 8 प्लस 8 यानी कि 16 सीधा लिखिए। तो 16 8 कमा 8 8 दूनी 16 2 2 चौका 8 यानी कि 4 यानी 4 हेनरी। तो आपका रिजल्टेंट ए बी के क्रॉस रिजल्टेंट इंडक्टेंस कितना आया 4 हेनरी। तो आपका क्या आंसर सही होगा, आंसर सही होगा ए 4 हेनरी आपका आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन होता है P13, द इफ़िशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स इट्स, यानी कि डीसी जनरेटर की इफ़िशियंसी का मतलब क्या है, यानी कि डीसी जनरेटर की इफ़िशियंसी किस में दी जाती है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल इफ़िशियंसी, दूसरा ऑप्शन है ओवरऑल इफ़िशियंसी, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल इफ़िशियंसी। तो इन 3 ऑप्शनों में से आपको यह बताना है कि आपके जनरेटर की जो इफ़िशियंसी होती है कौन सी इफ़िशियंसी होती है। तो इसका आंसर होगा ओवरऑल इफ़िशियंसी यानी बी आंसर होगा। तो आपके डीसी जनरेटर की जो इफ़िशियंसी क्या होती है जो दी जाती है वह ओवरऑल इफ़िशियंसी लिखी होती है। अब यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि डीसी जनरेटर, क्वेश्चन है डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें की जाती है, डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें की जाती है। तो आपको यह आंसर देना है, कमेंट करके बताना है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें दी जाती है, एचपी में दी जाती है कि किलोवाट में दी जाती है कि केवीए में दी जाती है कि या और कोई ऐसा रेटिंग है जो इसमें दी जाती है। आपको इसका आंसर देना है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होगी। वैसे आपको पता है कि इफ़िशियंसी ऑफ यानी डीसी जनरेटर की ओवरऑल इफ़िशियंसी क्या होती है, जो लिखी होती है वह ओवरऑल इफ़िशियंसी होती है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन P14 है, द मॉडर्न स्टीम टरबाइन आर, यानी कि मॉडर्न स्टीम टरबाइन है। इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यानी कौन सा ऐसा टरबाइन दिया हुआ है जो मॉडर्न स्टीम टरबाइन हो। तो पहला ऑप्शन है रिएक्शन टरबाइन, दूसरा ऑप्शन है इम्पल्स टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है, यानी कि इनमें से मॉडर्न स्टीम टरबाइन कौन सा है। तो आपका मॉडर्न स्टीम टरबाइन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है। कौन सा टरबाइन है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। आपका मॉडर्न स्टीम टरबाइन कौन सा है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है। तो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन मॉडर्न स्टीम टरबाइन है। अभी आपको बताना है, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टीम टरबाइन कितने प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है स्टीम टरबाइन कितने प्रकार की होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन P15 है, अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ के अनुसार से यानी फ्यूज के नियम के अनुसार करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज, यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी परिवर्तित होती है। करंट एक फ्यूज लॉ के अनुसार से करंट कैपेसिटी कैसे परिवर्तित होती है, D 1/d², D मतलब डायमीटर, D मीन्स डायमीटर। तो यहाँ पे D डायमीटर यानी कि व्यास है, फ्यूज वायर का व्यास है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो D व्यास है, यहाँ पे एरिया नहीं है। तो 1/d², 1/d, D के या फिर D के पावर 3/2, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से फ्यूज की करंट कैपेसिटी किसके अकॉर्डिंग परिवर्तित होती है। तो जी बिल्कुल आंसर D होगा इसका आंसर, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू D के पावर
2 यह होता है। करंट की रेटिंग एम्पियर में होती है, आप लोग ध्यान रखिए। करंट की रेटिंग भी एम्पियर में ही होती है। और साथ ही साथ फ्यूज की करंट कैपेसिटी जो है यह भी, इसकी भी रेटिंग एम्पियर में डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पे आपको यह आंसर बताना है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज। और या इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या, D के पावर 3/2। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पावर 3/2 न करके कभी कभी ऑप्शन में पावर 1.5 होता है, तो आप देख लीजिए 3 में अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो इसलिए कभी भी अगर ये D के पावर 1.5 हो तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका आंसर होगा D के पावर 3/2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन P16 है, गिलबर्ट इज यूनिट ऑफ। गिलबर्ट किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए है EMF, ऑप्शन बी है MMF, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस, ऑप्शन डी है परमिटिविटी। यानी कि गिलबर्ट किसकी यूनिट है, EMF की है कि MMF की है कि कंडक्टेंस की है कि परमिटिविटी है, कि इनमें से किसकी है? तो गिलबर्ट किसकी यूनिट होती है? गिलबर्ट MMF की यूनिट होती है। MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स। MMF क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। MMF इक्वल टू NI। MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है P17। P17 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? टंगस्टन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि एल्यूमिनियम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि कॉपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि निकिल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? तो इनमें से दिए ऑप्शनों में से आप बताइए कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपका जो आंसर है डी है, डी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P18, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड सेल। यानी कि लेड एसिड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? NaOH, ओनली H2SO4, ओनली वाटर, डाइल्यूट H2SO4। इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है डाइल्यूट H2SO4। यानी कि लेड एसिड सेल में डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यह है कि डाइल्यूट H2SO4 किस रेशियो में, किस अनुपात में डाला जाता है? यानी कि पानी की मात्रा कितनी होती है और अम्ल यानी H2SO4 की मात्रा कितनी होती है? आपका अगला क्वेश्चन है यानी P19 है, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। R, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है? आइदर यूनिपोलर या बाईपोलर, यानी कि यूनिपोलर या बाईपोलर, दोनों में से कौन सा है? यूनिपोलर है कि बाईपोलर है? या तो यूनिपोलर या तो बाईपोलर। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं। अगला ऑप्शन है यूनिपोलर और अगला ऑप्शन है बाईपोलर। यानी कि FET किस प्रकार की डिवाइस है? यूनिपोलर है कि बाईपोलर है कि या फिर यूनिपोलर या बाईपोलर है? तो इनमें या कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर होता है C, FET यूनिपोलर डिवाइस है। FET किस प्रकार की डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, BJT कौन सी डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है कि बाईपोलर डिवाइस है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर देना है कि BJT किस प्रकार की डिवाइस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन P20 है, द ग्रेटेस्ट ED करंट लॉस। द ग्रेटेस्ट ED करंट लॉस आकर्स द ऑफ DC मशीन। यानी DC मशीन में दिए हुए ऑप्शनों में से DC मशीन में से कौन सी जगह पर सबसे अधिक ED करंट लॉस होता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं फील्ड पोल, योक, कम्यूटेटिंग पोल, आर्मेचर। यानी कि आपको बताना है कि सबसे अधिक DC मशीन में लॉस, ED करंट लॉस कहाँ होता है? आर्मेचर में होता है कि योक में होता है कि फील्ड पोल में होता है कि कम्यूटेटिंग पोल में होता है?
तो आपको बताना आंसर। तो इसका आंसर होगा डी होगा आर्मेचर में, यानी कि सबसे अधिक ईडी करंट लॉस आर्मेचर में होता है। आर्मेचर में होता है सबसे अधिक ईडी करंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी P21, द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन एक्ट्स एज, यानी द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन एक्ट्स एज, यानी कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर कैसे कार्य करता है। पहला ऑप्शन है मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह, कि एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह, या फिर करंट कंट्रोलर की तरह, या आइदर ए आर बी। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से आंसर सही है ए और बी दोनों, यानी कि मैकेनिकल इन्वर्टर भी है और यह मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह भी काम करता है, चूँकि कम्यूटेटर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, जनरेटर के केस में, और मोटर के केस में डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर के केस में कम्यूटेटर जो होता है एसी को डीसी में, और मोटर के केस में मोटरिंग मोड में डीसी को, मोटरिंग मोड में यह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर होता है ए और बी दोनों, यानी कि आंसर डी होगा आइदर ए आर बी, यानी या तो ए को ले लीजिए या तो बी को ले लीजिए, यानी कि दोनों सही हैं। तो कम्यूटेटर क्या कार्य करता है? कम्यूटेटर एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरेटर में यानी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तब आपका आंसर होगा एसी को डीसी में। यदि मोटर में पूछा जाए कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तब आंसर होगा डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। आपसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कम्यूटेटर किस मटेरियल का बनाया जाता है? कम्यूटेटर किस मटेरियल का बनाया जाता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है P22 है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? ऑप्शन दिया हुआ 8 ओम, 10/3 ओम, 40/3 ओम, 20/9 ओम। इनमें से कौन सा आंसर सही है? आपको जल्दी से हल करके सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप लोग सॉल्व करते रहिए, या जिसको समझ में आ रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है, इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसको यदि P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए, तो आपको इस तरह से कुछ होगा P/Q = व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह, P/Q = R/S। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करिए तो यहाँ पे 5/15 = 15/30, तो 5×3 = 15, 5 यानी यहाँ पे आपका 10 है, सारी ये 10 तो इस तरह से 1/3 और 1/3, यानी कि ब्रिज आपका बैलेंस है। यानी कि P/Q = R/S, P का मान 5 है और Q का मान 15, R का मान 10 और S का मान 30, तो 10×3 = 30, 5×3 = 15, 1/3 1/3। इस तरह से आपका देख रहे हैं कि ब्रिज बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस है तो 3 ओम के रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं चलेगी। 3 ओम के रेजिस्टेंस में जब कोई करंट नहीं चलेगी, तब आप क्या देख रहे हैं कि 5 और 15 आपका सीरीज में जुड़ रहा है, और 10 और 30 आपका किस में जुड़ रहा है? ये भी सीरीज में है। तो जब ये दोनों इस तरह से जुड़ गए तो आपका कुछ इस तरह से सर्किट बनती है। जब इस तरह से सर्किट बनती है तो ये आता है 15, 5, 20 और 20, 10 और 10 और 30, 40, यानी कि ये 20 ओम आया या 40 ओम। अब ये दोनों रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखिए, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो R1 R2 प्लस R2, तो यहाँ से R1 20 × 40/20, 40, 60, तो ये आपका हो गया 2×3 = 6, यानी कि 40/3 ओम। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? 40/3 ओम सी आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन P13 है, P23 है, फॉर्म फैक्टर फॉर एसी के लिए फॉर्म फैक्टर है क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, KF = एवरेज वैल्यू बटे RMS वैल्यू, या KF = RMS वैल्यू का स्क्वायर बटे एवरेज वैल्यू, या KF = RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, या फिर KF = RMS वैल्यू इंटू एवरेज वैल्यू।
तो यहाँ पे आपका आंसर सी होगा, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, यानी कि फॉर्म फैक्टर यह आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू होता है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एसी के फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बताइएगा, आप कितना मान होता है। आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर, यानी कि निम्नलिखित से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। वार्म वाटर यानी गर्म पानी, या साल्ट वाटर, या फिर ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर, या फिर डिस्टिल्ड वाटर यानी शुद्ध पानी। तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा चालक है, अच्छा कंडक्टर है, तो आपका आंसर होता है बी, साल्ट वाटर सबसे अच्छा कंडक्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 P25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर कैन वर्क सेटिस्फैक्टरली ऑन बोथ AC एंड DC, यानी कि निम्न में से कौन सी मोटर है जो AC और DC दोनों पे कार्य कर सकती है। पहला ऑप्शन है सीरीज मोटर, दूसरा शंट मोटर, तीसरा इंडक्शन मोटर, चौथा सिंक्रोनस मोटर। तो इन सीरीज मोटर, शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इनमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो दोनों पे यानी कि AC और DC दोनों पे काम कर सकती है। तो चूँकि आपका सिंक्रोनस मोटर जो है ये AC मोटर होती है, इंडक्शन मोटर भी AC मोटर होती है, बी जो है आपका शंट मोटर भी DC मोटर होती है। लेकिन यदि इनमें AC को फेड किया जाए तो यह DC को फेड किया जाए तो ये आसानी से नहीं चल पाएंगी। लेकिन यदि आपके सीरीज मोटर में AC और DC यानी कि सीरीज मोटर AC और DC दोनों पे अच्छा वर्क करेगा, तो यानी कि इसका आंसर होता है आपका सीरीज मोटर, यानी कि सीरीज मोटर ऐसी मोटर है जो AC और DC मोटर होती है। सीरीज मोटर में ही थोड़ी सी मॉडिफाई करके हम यूनिवर्सल मोटर बनाते हैं, जो कि यूनिवर्सल मोटर भी AC और DC दोनों पे कार्य करती है, सेटिस्फैक्ट्री काम करती है। तो इस तरह से हम आपके लिए कुछ 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, जो कि मुझे लगता है कि UP आईओनल या UP PCL या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक्निकल जैसे DMRC या JMRC या फिर अदर स्टेट की पावर कंपनियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये 25 क्वेश्चन हैं। और यदि आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और फिर हम उस पर देखेंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है। आपको इन 25 क्वेश्चनों को याद करना चाहिए, और बिल्कुल याद करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन 25 क्वेश्चनों में काफ़ी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।